जी तो डियर स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियड्स के अंदर क्या होगा। पीरियड्स के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल ली हुई है, उस एग्जांपल से ये सारी बात समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड्स के अंदर ट्रेंड क्या है। और इसके अलावा हम इसके अंदर ये डिस्कस करते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर सेकंड पीरियड लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। इसका लिथियम का 3 है, इसका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। अब देखिए इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की लिथियम की, तो 1s2 2s1 आई, इसकी 1s2 2s2 आ रही है, 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और इस तरह ये 2p6। अब यहाँ पर अगर हम बात ये देखें तो यहाँ पर हम एक बात ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो नहीं बढ़ रहे, यानी कि यहाँ पर 2 शेल्स हैं, यहाँ पर भी 2 शेल्स हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, यहाँ पर भी 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 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। यानी कि नंबर ऑफ शेल्स पीरियड्स के अंदर जो होते हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे होते। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, इसके अंदर प्रोटॉन 3 हैं, इसके अंदर प्रोटॉन 4 हैं, इसके अंदर प्रोटॉन 5 हैं, इसके अंदर प्रोटॉन 6 हैं, प्रोटॉन 7 है, प्रोटॉन 8 है, प्रोटॉन 9 है। यानी कि हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह 7 8 9 इस तरह इलेक्ट्रॉनिक बढ़ रहा है। अब शेल क्योंकि बढ़ नहीं रहे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे जब, तो आपका जो एटॉमिक साइज होगा, यानी इनके न्यूक्लियस की न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 हमारे पर प्रोटॉन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 हैं और शेल भी नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनका साइज ऐसा ऐसा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब साइज कम हो रहा होगा तो आप उसका आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही होगी, फिर बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की रिएक्शन उसके ऊपर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, पहले 3 थे, 4 थे, अब 5, फिर 6, इस तरह फिर अब 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, क्योंकि शेल ही नहीं बढ़ रहे तो शील्डिंग इफेक्ट का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा। अब इन 2 फैक्टर्स की वजह से हमारे पास, हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल ना बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने की वजह से, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होने की वजह से हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की जो होती है वो यानी कि ज़्यादा चाहिए होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से हम कहते हैं जनरली व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होंगी, वो हमारे पास इंक्रीज़ करती है। जैसे लिथियम के लिए 520 है, इस तरह 900 है, इस तरह 1086 है, इस तरह हमारे पास 1681 है, 2081। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। अब यहाँ पर कुछ इस पीरियड्स के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने से इसका एटॉमिक, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 थे, यहाँ पर 5 थे, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, न्यूक्लियस की रिएक्शन ज़्यादा हुई तो साइज कम हुआ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए थी, इसकी क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास इस बोरोन से क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 900 है और बोरोन की क्या है, 801 है। यानी कि यहाँ पर कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केस आया। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर 1086 है, यहाँ पर 1402 है। अब इसके बाद नाइट्रोजन के बाद यानी कि जो अगली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होनी चाहिए वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें 1302 है, तो यहाँ पर क्या है जी, 1314 है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस आया है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप 2 और 3 और ग्रुप जो हमारे पास 5 और 6 होते हैं, इन वाले ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और उनकी रीज़न क्या है वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो 1s2 2s2 है और बोरोन की करूँ 1s2 2s2 और 2p1 है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 900 है और इसकी जो है वो हमारे पास 801 है। रीज़न ये है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, एस ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं, और एस ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास क्या है, कम्प्लीटली फिल है। और जब हमने देखा था, जब नेचर ऑफ ऑर्बिटल के अंदर, तो हमने देखा था कि एस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू पी, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इट कैन, और यहाँ से जो इट कैन डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्राम द एस ऑर्बिटल। वेल, इस बोरोन के अंदर पी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी जो है वो ना तो हाफ फील्ड है, ना P3 होता तो हाफ फील्ड होता, ना P फिक्स है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। इस वजह से हमें इस बोरोन के लिए कम एनर्जी चाहिए होती थी और यहाँ पर इसके लिए क्या होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। वजह
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एस में आ रहे हैं और यहाँ पर क्या आ रहे हैं, पी के अंदर आ रहे हैं। तो इसी तरह जी हमारे पास अगर हम नीचे आएंगे तो बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम और बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सेम रीज़न यहाँ पर भी वही होगी। इसी तरह नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही है। तो उसकी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास उसका जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 7 है। इसकी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ 1s2 2s2 और 2p3 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 1s2 2s2 और 2p4 आ रही है। तो नाइट्रोजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो हमारे पास यहाँ पर 2p3 आ रहा है, यहाँ पर 2p4 आ रहा है। 2p3 का मतलब ये है कि ये हमारे पास हाफ फिल हो गया, यानी कि p के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और p4 का मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ये पार्शली फिल हो गया है। और पार्शली फिल यानी इस एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होने की वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है। और यहाँ से इसका मतलब अनस्टेबल होने की वजह से, इसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ईजी होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ईजी रिमूव हो जाता है। यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ से रिमूव करना डिफिकल्ट होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होता है, ईजी होता है। इस वजह से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास आयोनाइजेशन की वैल्यू वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन की क्या है, कम है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास साइज ऑफ एटम जो होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो उसके ऊपर ज़्यादा होती जाती है। जब ग्रेटर अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के ऊपर तो ज़्यादा एनर्जी में चाहिए होती है। इस वजह से व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं ग्रुप 2 और 3 के दरमियान, ग्रुप 5 और 7 के दरमियान। उसकी रीज़न मैंने बता दी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आ रहे थे तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल वाला यहाँ पर फैक्टर आया। और यहाँ पर जो है हमारे पास और दूसरा ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था। 2 इलेक्ट्रॉन को में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके दरमियान आपस में भी कुछ फोर्स होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन को अकेला होता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए ईजी होता है। ये हाफ फिल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा हो गई और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 2p4 होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन आने की इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ईजी हो गया। तो ये था जी हमारा पूरे का पूरा जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल, उसके यूनिट, हमने उसके फैक्टर, उसके बारे में प्रोडक्टेंड और हमने उसका एनामलस बिहेवियर यानी कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस उनको हमने डिस्कस किया। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करेंगे, मैं आपको वहाँ पर आंसर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।